प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहेते संस्थान में। साथियों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग हिंदी के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और 30 प्रश्न हम लोग जीएस के करेंगे। तो जो लोग एलटी ग्रेड का एग्जाम देना चाहते हैं वो पूरे 100 प्रश्न देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लोग एग्जाम देंगे वो पूरे 100 प्रश्न देख सकते हैं, और जो केवल टीजीटी पीजीडी का एग्जाम देते हैं वो 70 प्रश्न तक देखेंगे। साथियों, अगर आप एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस और इसके अलावा किसी अन्य राज्य के टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी इत्यादि के लिए कक्षा लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके हमारी कक्षाओं को ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9628559537। रिकॉर्डेड और लाइव कोर्सेज दोनों तरह के कोर्सेज उपलब्ध है कोर्सेज में। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आ जाइए। और एक दुखद बात यह है कि जो प्रश्न मैं पर डे छोड़ता हूं आपके लिए, किस सवाल का उत्तर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो कोई उत्तर देता नहीं है। मुझे यह लगता है कि आप लोग ये सोचते होंगे कि उत्तर दे ही देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत क्या करिए। एक सवाल का जवाब आपको देना रहता है प्रतिदिन, वो आपसे मैं अपेक्षा रखता हूं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सब चाहें तो उसका जवाब दे सकते हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल के एक सवाल जब मैं आपके लिए छोड़ता हूं तो उसका जवाब आप सब खोज के दिया करिए। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का ये खुशनुमा कारवां। देखते हैं कौन कौन आ चुके हैं। तो आशीष आ चुके हैं, रीता, सपना, संयोगिता, अरुणदीप, रेखा और सुमन, प्रियंका, आभा, कल्पना, मनोज और रेखा, प्रतिभा। चलिए, तो सभी साथी आ चुके हैं। आप सबका बेहद स्वागत है आपके चहेते संस्थान में। आज का सबसे पहला सवाल है। पहला सवाल क्या कहता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है। चलिए देखिए, सारे प्रश्न की डिटेलिंग तो मैं आपको नहीं बताता, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी व्याख्या या डिटेलिंग मैं आपके सामने करता हूं। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला सवाल है आप इसका जवाब दीजिए। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे संबंधित प्रश्न आपके यहां पूछे जाते हैं। चलिए, तो रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इत्यादि का विभाजन किया, उसको आप जरूर याद रखिएगा किस तरह से उन्होंने विभाजन किया है। हम सबसे पहले बात करें अगर आदिकाल की, तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कितने भागों में विभाजित किया है। तो प्रकरण 1 में उन्होंने सामान्य परिचय दिया है। क्या दिया है? सामान्य परिचय। कई बार प्रश्न पूछा गया है रामचंद्र शुक्ल का जो पुस्तक है उस पुस्तक में किस प्रकार से उन्होंने प्रकरण में क्या रखा है। फिर उन्होंने प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य को रखा है। किसको रखा है? आदिकाल के प्रकरण 2 में उन्होंने क्या रखा है? तो प्रकरण 2 में उन्होंने अपभ्रंश काव्य को रखा है। प्रकरण 3 में उन्होंने क्या रखा है? तो उन्होंने देश भाषा काव्य रखा। क्या रखा है? देश भाषा काव्य का विभाजन करके रखा है। और सबसे अंत में उन्होंने देश भाषा काव्य के अंतर्गत ही जो आदिकाल की शुरुआत है वो मानी है, और उसका नामकरण क्या किया? वीर गाथा काल किया। यानी वीर गाथा काल की शुरुआत रामचंद्र शुक्ल कहां से मानते हैं? तो प्रकरण 3 से मानते हैं, देश भाषा काव्य के अंतर्गत मानते हैं। और प्रकरण 4 देते हैं जिसमें उन्होंने फुटकल रचनाओं को रखा है। तो देखिए 2-3 प्रश्न यहां से बनते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को कहां रखा है। तो विद्यापति को उन्होंने फुटकल रचनाओं के अंतर्गत प्रकरण 4 में रखा है। उन्होंने वीरगाथा काल की शुरुआत कब की? तो देश भाषा काव्य प्रकरण 3 के अंतर्गत किया है। ठीक है, अब इसके अलावा अपभ्रंश काव्य की चर्चा कहां पर करते हैं? तो अपभ्रंश काव्य की चर्चा वो प्रकरण 2 में करते हैं। अब आज का जो सवाल है उसका सही जवाब क्या होगा साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो कहते हैं प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी का आविर्भाव माना जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अब देखिए, अपभ्रंश के महाकवियों की बात करें तो पहला नाम आता है स्वयंभू का। किसका नाम आता है? स्वयंभू का आता है। स्वयंभू राम कथा
के लिए जाने जाते हैं और इन्हें राम कथा के आधार पर इन्हें वाल्मीकि और कृष्ण कथा के आधार पर व्यास कहा गया। अपभ्रंश राम कथा यानी कि स्वयंभू ने जो राम कथा लिखी उस रचना का नाम क्या है? पौमचर्यु है। ध्यान रखिएगा, पौमचर्यु। लेकिन एक रचना इसी से मिलती जुलती है, उस रचना का नाम है पौमचरियम। पौमचरियम, चरियुम या चरियम ऐसा कह सकते हैं। तो एक वर्ण के अंतर से रचना बदल जाती है। अब प्रश्न यह पूछा जाता है कि जो पौमचर्यु रचना है यह रामकथा से संबंधित है, इसमें कितने कांड हैं, यानी पौमचर्यु में कुल कितने कांड हैं, या कौन सा कांड पौमचर्यु में आता है और कौन सा कांड नहीं आता है? बताइए आप सब, पौमचर्यु में कौन सा कांड आता है या कुल कितने कांड हैं? देखिए, पौमचर्यु क्या है? रामकथा पर आधारित है और इसमें 92 सर्ग थे, 16 सर्ग उनके पुत्र ने जोड़े थे। अब अगर इसमें सर्ग पूछे तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसमें सर्ग कितने थे? तो 5 सर्ग थे, ठीक है, यानी 5 कांड थे, सर्गों की संख्या 92 थी। 92 सर्ग और 5 कांड, सही बात है। 5 ही कांड थे या 7 कांड थे? चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पौमचर्यु की जो रचना की गई इसमें 12,000 पद हैं। अगर इसमें पदों की संख्या पूछा जाए तो इसमें एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, लगभग 12,000 पद इसमें देखने के लिए मिलते हैं और इसे पद्मचरित के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 5 कांड हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कांड अगर आपसे पूछे तो कुल कांडों की संख्या साथियों कुल 5 कांड हैं। तो कौन कौन से कांड हैं यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विद्याधर कांड, इसमें कितनी संधियां हैं? तो कुल संधियों की संख्या विद्याधर कांड में 20 हैं। अयोध्या कांड, इसमें कुल 22 संधियां हैं। सुंदर कांड, इसमें कुल 14 संधियां हैं। युद्ध कांड, इसमें कुल 21 संधियां हैं। उत्तर कांड, इसमें कुल 13 संधियां हैं। 5 कांड और अब यहां पर ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कांड पौमचर्यु में नहीं है। तो पहला कांड विद्याधर कांड है, यानी कि जिसमें राम विद्या अध्ययन के लिए, विद्या को ग्रहण करने के लिए जंगल में जाते हैं फिर लौटकर अयोध्या आते हैं, फिर हनुमान जी लंका पे जाते हैं और फिर वहां जाके राम जी सीता के लिए युद्ध करते हैं, युद्ध कांड, और सबसे अंत में क्या होता है, सीता जी को लेकर चले आते हैं। तो इस प्रकार से यह कांड है और इसकी जो कथा है वो राम कथा, जो रामचरितमानस है, वाल्मीकि कथा जो है उससे काफी भिन्न है, काफी अलग है। तो इस तरीके से अब बात की जा रही थी अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो स्वयंभू हैं। स्वयंभू का साथियों समय भी पूछा जाता है कि स्वयंभू का समय क्या है। अब आप सब मुझे बताइए कमेंट में, 7वीं शताब्दी इनका समय है या 8वीं शताब्दी समय है? तो आदिकाल के जितने भी कवि जिनको प्रथम कवि कहा जाता है, इन्हें प्रथम कवि कहा जाता है, यानी प्रथम आदि कवि भी कहा जाता है। हिंदी का वाल्मीकि जो है वो संस्कृत के हैं, तो प्रथम आदि कवि की अगर बात की जाए हिंदी साहित्य में तो वो स्वयंभू को माना जाता है।
अब स्वयंभू का समय भी आपसे पूछा जाता है कि इनका समय क्या है, तो इनका समय 7वीं शताब्दी है या 8वीं शताब्दी, ये आप सब मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए, 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, स्वयंभू का समय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आदिकाल के जो भी कवि हैं उनका समय जरूर याद रखिएगा। जो स्वयंभू का समय है, इनका समय लगभग 7वीं से 8वीं के बीच में माना जाता है। ठीक है, पद्मचरित का जो लेखन काल है वो 734 है। ठीक है, तो यानी कि 7वीं शताब्दी हम इनका समय मान सकते हैं। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ हैं, इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो यह साथियों रासक शैली में लिखा गया है। किस शैली में? रासक शैली में। कुल इसमें 69 समय सर्ग हैं। अब यहां पर प्रकृति का जो स्वरूप है वह उद्दीपन के लिए आया है। देखिए, प्रकृति का जो वर्णन किया जाता है या तो आलंबन के लिए होता है या तो उद्दीपन के लिए होता है। आलंबन और उद्दीपन का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपकी एक प्रेमिका है, अब आप बरसात के महीने में उसके साथ घूम रहे हैं और उस समय बिजली चमकी, वो डर के मारे आपके सीने से लग गई। तो यहां प्रकृति जो है वो आपके प्रेम को और उद्दीप्त करने के लिए आई हुई है। यानी प्रेम या रस को, जो भी रस इत्यादि उसको उद्दीप्त कर दे, बढ़ा दे। तो इस ग्रंथ में जो प्रकृति है वो उद्दीपन के रूप में आई है। हाँ, प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और ये हिंदी का है। हाँ, देखिए, जो स्वयंभू के जन्म की बात है कि उनका जन्म कब हुआ, तो इस पर भी विद्वानों में एक मत नहीं है। स्वयंभू को के जन्म को लेकर विद्वान क्या है, एक मत नहीं है। उसके पीछे का कारण क्या है कि अलग अलग लोगों ने स्वयंभू का जो जन्म है वो अलग अलग माना है। स्वयंभू 783 के आसपास विद्यमान थे, यानी 8वीं शताब्दी का अगर हम देखें तो 8वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है या उत्तरार्ध है, तो 8वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है वहां पर ये विद्यमान थे। ठीक है, तो इनका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं मिलता है, फिर भी यहां पर 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हम मान सकते हैं। पृथ्वीराज रासो के विषय में हम सब बात कर रहे थे। पृथ्वीराज रासो, इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किया गया है और पृथ्वीराज की मृत्यु का वर्णन अंतिम सर्ग में मिलता है और इस ग्रंथ को भी पूरा उनके पुत्र चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लहड़ ने किया था। ठीक है, इसमें 10,000 से ज्यादा छंद हैं और पृथ्वीराज रासो जो है इसमें कवित्त, दूहा, त्रोटक, भाटराव,
इत्यादि ने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आल्हा खंड परमाल रासो किसने लिखा है? देखिए, आल्हा खंड जो परमाल रासो है, इसके विषय में एक प्रश्न और पूछा जाता है, इसका पहली बार संपादन किसने कराया था? परमाल रासो। अब यह रचना वीर गाथात्मक रचना है। कलिंजर और महोबा के शासक परमाल परमर्दिदेव के दरबारी कवि थे। 13वीं शताब्दी के आसपास यह रचना मानी जाती है। आल्हा उदल परमल देव के सेनापति थे और उनके रहतबे 52 लड़ाइयां, कितनी? 52, 52 लड़ाइयां इन्होंने जीती थी। परमाल रासो रचना में यह प्राप्त होता है। आल्हा जो है वो एक लोक गाथा है जो पूर्वांचल में वर्षा ऋतु में गाया जाता है और यह वीर छंद में गाया जाता है। इसमें बुंदेलखंड की शौर्य गाथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, युद्धों का इस तरह से वर्णन यहां मिलता है कि मानो लगता है कि युद्ध आपके सामने ही लड़ा जा रहा है। इतने सुन कै राय लंगरी नयनाय गन लाल होई जाए। आप लोगों ने देखा होगा, चार्ल्स इलियट ने 1865 में इसका पहली बार प्रकाशन करवाया था। इतनी सुन कै राय लंगरी नयनागल अगन लाल होई जाए, ऐसा देखो ना काहू को डोला ले दिल्ली को जाए। अरे बातन बातन बात बढ़ गई और बातन में बढ़ गई रार, दोनों दल में हल्ला हो गयो और छत्र गई लई तलवार, पैदन केसल पैदल भिड़ गए। अब युद्ध का पूरा वर्णन भी है कि किसके साथ कौन लड़ा है। और पैदल के संग पैदल भिड़ गयो और असरवन संग सरवार, चली सिरोही 3 पहर लो और बह चली रकत की धार। अपन परायो ना पहचानो सबके मारी मारी रटलाग, सेना में फिर भगदड़ मच गई गेर मच गई आ भागम भाग। इस तरह से यह वीर रस की रचना है और इस तर्ज पर, इस धुन पर बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। तो युद्धों का जो सजीव चित्रण मिलता है, सजीव वर्णन जो मिलता है, वो जगनी के आल्हा खंड से ही मिलता है। तो दरअसल आल्हा खंड जो है उसी का एक भाग है। आल्हा खंड क्या है? उसी का एक भाग है। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? तो देखिए, सबने लिखा है। नगेंद्र ने संपादित किया है, बाकी सब ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। बोलो। अब यहां पर इस पंक्ति को देखिए तो बड़ा आपको वीर रस मिलेगा। और महुबे वारन की सेना में विजय पताका रही फहराए, तेगा चटके बर्दवान के कटकट गिरे सघुरवन ज्वान, कज्जल दल सी सेना उमड़े जोधा काट करे खरयान, धरती धम के दल बादर से धूरा आसमान गहराए, अकले उदला की धमकन में सबरो दल रैन बैन हो जाए। अब देखिए, इनके यहां विवाह का भी वर्णन जो होता है उसमें भी वीर रस है। मुझे नहीं लगता कि पत्नी से जब मिलते रहे होंगे ये वीर योद्धा, तो पत्नी से कैसे मिलते रहे होंगे मुझे तो नहीं समझ में आता। लेकिन जब देखिए कि विवाह का वर्णन है और पालकी जो है वो इनके द्वार पर पहुंच गई है। आल्हा का विवाह हो गया
और रानी सुगना की पालकी राजभवन में पहुंची और सारे राजभवन में आनंदोत्सव मनाने लगे। कैसे वर्णन है, चली पालकी रानी सुनमा की, महुबे अंदर पहुंची जाए, परछिन करके फिर बहुरा को मोहन महल लई बिलाए। अब देखिए जो परछन है, आप देखिए तो हम लोगों के यहां भी परछन होता है। पूर्वांचल में अगर आपने कभी विवाह में गए हैं, विवाह में सम्मिलित हुए हैं, तो आप देखिए तो वहां परछन होता है। जब बहू जाती है तो पहले परछन होता है। चली पलकी रानी सुनमा के, महुबे अंदर हुए जाए, परछन करके फिर बहुरा को मोहन मलन गई लिवाए। और माय दिखलाए हो पंचाहर, नौलखा दयो पहराए। पहुंची तुरंत नौलखा हार पहुंचा दिया और मुंह दिखलाई सबके देवे, सुनमा मन में हो रही सिहाय। मोतिन चपके चुमके पानी, किले नौबत दई घराए। श्री गणेश की पूजा करके आल्हा खाऊ दो पहराए। बांधो मोर बनायो बरना, नारी मंगल रही रहाय। अब पहुंचे तुरंत जो है नौलखा हार पहना दिए, तुरंत गणेश की पूजा करवा दिए और तुरंत सब लोग मुंह दिखाई देने लगे। मतलब दुल्हन को बैठने भी नहीं दिए, तुरंत जो है सारा काम एकाएक चलने लगा। एक मिनट का मौका नहीं है, दुल्हन बैठो नहीं, पहले मुंह दिखाई करवा लो, गणेश की पूजा करवा लो। दुल्हन ना दुल्हन अभी बैठो नहीं, अभी सब कुछ करवा लो, अभी बाद में समय नहीं मिला, तुरंत आल्हा लड़े चले जाई हैं। श्री गणेश की पूजा करके आला खाऊ दो पहराए। बांधो मोर बनायो बरना, नारी मंगल रही गाय। राजा परमाल गए कचहरी, दय खजाने मुंह खुलवाए। अब राजा परमाल तुरंत भाग गए कचहरी। मतलब इतना फटाफट हो रहा है जैसे मतलब हम का ही बताएं भाई। लेकिन अब जो भी कहें वो क्या कहें, इस प्रकार का युद्ध हो ही रहा है। विवाह भी युद्ध के बिना पूरा होता ही नहीं था। जैसे आजकल जो विवाह है बिना युद्ध के नहीं पूरे होते हैं, लड़ाई हो ही जाती है, सब दारू पी के एक दूसरे का डांस करते हैं और लड़कियां छेड़ते हैं और बवाल हो ही जाता है अंत में। तो उन दिनों भी युद्ध की ऐसी ही स्थिति थी। ताही समया नेपाली ने छत्रिन लियो बुला, इतनी बात सुनी रूपना की, राजा रोषमंत हो जाए। बोला बैठो देखो जाके लियो मूड कटवाए, जीवित न जान पैबो जाको नेग दे निपटाए। इतनी बात सुनी सब छत्री खे चले, सरासर तलवार चली सिरोही बंगला भीतर होन लगी फिर मारम मार। अरे पूरन ठाकुर एक पटना को बानो मारो गुर्ज संभार, और बार बचा गौ रूपान बारी अपनी सांग दई है मार। पहलो ग्रास लियो आल्हा ने जोग दई तलवार चलाए, बाह पकड़ ली ने उदल ने उग गोज खयो दो गिराए। दूसर ग्रास लियो आल्हा ने भोगा लई खींच तलवार, हाथ पकड़ तब देव ने भोगा दाओ धरन पे डार। भैया ऐसा विवाह है, मतलब क्या कहा जाए। विवाह हो रहा है और किसके लिए लड़ाई हो गई, नेपालियों से नेग के लिए लड़ाई हो गई। नेग चार जो होता है उस नेग चार के लिए लड़ाई हुई और ये पूरा का पूरा जो है मामला फिसल गया। तो इसकी पंक्तियां पूछी जाती है, सारी पंक्तियां मैंने इसलिए पढ़ा कि अब जो ट्रेंड है केवल यहीं तक नहीं पूछा जाता कि 12 बरस लोग कुकुर जिए, इसके अलावा भी पंक्तियां पूछी जाती हैं। तो आप अगर कभी सुने रहेंगे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। देखिए राजस्थान की जो बोलियां हैं उसमें मामा मेवा लेकर जयपुर गए, 4 बोलियां हैं। मालवी, मेवाती, जयपुरी, ठीक है, मारवाड़ी। तो यहां पर बुंदेली जो है वह नहीं है। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है, कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है बताइए। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रक्रिया संस्कृत से शुरू हुई, संस्कृत से चलते हुए उन्होंने यात्रा की, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर वो हिंदी तक पहुंचे। हिंदी तक पहुंचने में ज्यादातर शब्दों का जो रूप है वो बदल गया। जैसे हमने यहां शुरुआत किया दुग्ध से और सभी भाषाओं में पहुंचते पहुंचते यहां पर दूध हो गया। वैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो पूरी तरह से नहीं बदले, वो थोड़ा बहुत संस्कृत का भी रूप लिए रहे। तो जो संस्कृत के थोड़ा बहुत रूप लिए और थोड़ा बहुत हिंदी में बदले, वो ऐसा शब्द है कर्म। ठीक है, हमारे यहां एक शब्द था कर्म, कर्म शब्द था, कर्मण्यवाधिकार से संस्कृत का शब्द था। अब उस कर्म का तद्भव होते होते कर्म पहुंच गया। ठीक है, तो कर्म बाद में क्या बन गया, काम बन गया। ठीक है, तो काम क्या हो गया, पूरी तरह से तद्भव हो गया। लेकिन ये कर्म जो है वो अर्ध तत्सम रह गया, यानी ये
हिंदी में भी नहीं पहुंच पाया पूरी तरह से और संस्कृत भी नहीं रह गया, बीच की स्थिति हो गई इसकी। स्वाभाविक स्वागत इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वाभाविक में स्वा और स्वागत में भी सु है, सुधन आगत बराबर स्वागत। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो उदन मार्तंड सही है जवाब। देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। फटाफट बताइए, जल्दी करिए। देखिए 40 का बी एकदम सही जवाब है। समाचार सुधा वर्षण, दरअसल उदन मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था, ना कि ये समाचार पत्र दैनिक था, क्योंकि दैनिक जो था वो समाचार सुधा वर्षण था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। कल ही हम लोगों ने इस पंक्ति के विषय में चर्चा किया था। चलिए, इसका अर्थ क्या है? रसलीन का दोहा है, इसमें उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग किया गया है। तो अंग दर्पण जिसकी रचना 1737 में हुई थी, इसमें कुल 180 दोहे हैं। तो अमी हलाहल मद भरे श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। ऐसा क्या है कि जिसको वो एक बार वो देख लेती है तो बेचारा वो जो है वो झुक झुक मर जाता है, ऐसा क्या है? बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि ये बिहारी का दोहा है, लेकिन यह अंग दर्पण से लिया गया है। ध्यान रखिएगा कि यह कई बार पूछ लिया जाता है कि यह पंक्ति कहां से ली गई है, तो ये अंग दर्पण से ली गई है। अगला, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? अब देखिए लक्षण ग्रंथ का मतलब क्या होता है। देखिए, जिसने काव्यशास्त्रीय परंपरा के आधार पर कुछ नियम बनाए और उन नियमों को स्पष्ट करने के उदाहरण लिखे। तो जो उदाहरण, जैसे मान लीजिए मैंने कोई नया अलंकार बनाया और उस अलंकार की सिद्धि के लिए कोई उदाहरण ग्रंथ लिखा, तो यहां पर क्या है कि जिसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। लक्षण ग्रंथ का मतलब है कि जिसने नियम बनाया और उस नियम को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण वाला जो ग्रंथ लिखा, वही लक्षण ग्रंथ हो गया। तो देव, पद्माकर, भूषण और बिहारी, जिसमें देव, पद्माकर और भूषण इन सब ने लक्षण ग्रंथ लिखे, लेकिन बिहारी ने केवल बिहारी सतसई लिखी। बच्चन सिंह इनको क्लासिकल कवि कहते हैं, बाकी ये रीत सिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बरवे नायिका भेद एक ऐसी रचना है जिसमें बरवे छंद में 12 धन 7 19 छंदों का, 19 मात्राओं का एक छंद है और इसका नामकरण रहीम दास ने किया था। यह अवधि का अपना छंद है। बरवे नायिका भेद से ही प्रभावित होकर तुलसीदास ने बरवे रामायण नामक रचना लिखा था। तो यहां बरवे नायिका भेद की बात करें तो रहीम दास ने लिखा। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। ये तो आसान सा सवाल है। देखिए यहां एक नाम आपको मिलेगा शंकराचार्य का। शंकराचार्य अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, ये वैष्णव धर्म की बात नहीं करते हैं। ठीक है, बल्कि वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य ये सब आते हैं वैष्णव भक्ति के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां पर शंकराचार्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर जो शंकराचार्य हैं, इनको
प्रच्छन्न बोध कहा जाता है, यानी सगुण और निर्गुण का जो समन्वय किया इन्होंने, यह इनका महत्वपूर्ण कार्य था। इनमें से काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है तो राम, श्याम, शिव, ठीक है। तो राम आएंगे, श्याम आएंगे और शिव आएंगे, यानी रामचंद्र शुक्ल नहीं आते, रामनारायण मिश्र आते हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? देखिए, बालकृष्ण भट्ट की है। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट। देखिए, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के कवियों को आप याद रखिए कि कौन सा कवि किस काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट का भी नाम इसी तरह से है। बालकृष्ण भट्ट मुख्य तौर पर निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं और 1884 में इनका जन्म होता है। नाटककार और निबंधकार थे। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी जो रचनाएं हैं, साहित्य सुमन, आत्मनिर्भरता, चंद्रोदय, ये काफी महत्वपूर्ण है। और उपन्यास इनका नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, ये कई बार पूछा गया है। और मौलिक नाटक इनका दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह और चंद्रसेन है। वेणी संहार, मृच्छकटिका और पद्मावती इनका अनुदित नाटक है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रानी कमलावती का पश्चाताप, प्रलय की छाया में रानी कमलावती का पश्चाताप जो है इसमें विषय वस्तु में है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? रात का रिपोर्टर, विषाद मठ, पश्यंती और अजय की डायरी, ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए, इसमें एक काव्य है, ठीक है। तो यहां पर पश्यंती जो है, इसका अर्थ क्या होता है? तो पश्यंती का मतलब होता है वेश्या। ठीक है, अब यहां आपको बताना है पश्यंती क्या है। एक निबंध है, ठीक है। बाकी रात का रिपोर्टर, विषाद मठ और अजय की डायरी, ये उपन्यास है। किसका है ये? धर्मवीर भारती का। अगला सवाल, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? शीलवती, देखिए यहां पर एक निबंध है, सॉरी एक नाटक है, जिसका पात्र आपको जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, ये बहुत ही प्रभावशाली नाटक है। इसमें धर्मशास्त्रों की वर्जनाएं आज के दौर में प्रासंगिक नहीं है, इस प्रकार का वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर इसके पात्रों की बात की गई है। इसके पात्र महात्रिका, एक पात्र मिलेगा महात्रिका, एक पात्र मिलेगा शीलवती। तो शीलवती जो है वो रानी के रूप में यहां पर मिलती हैं। उक्काक जो है वो यहां पर राजा के रूप में मिलता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। 1975 में
1975 में यह नाटक लिखा गया था। ओक्काक, महात्रिका, सीलवती और प्रथ्योस के बीच में यहां पर चर्चा मिलती है। एक पात्र यहां पर और याद रखिएगा, प्रथ्योस। कई बार इसके पात्र पूछे गए हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अगला, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा था? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा, नंद दुलारे बाजपेयी। स्थापना और तर्क है, कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है, क्योंकि कविता संकुचित आत्मा और प्रशस्त लोक का समन्वय है। कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, यह बताना है। ए तो सही है, लेकिन यह कविता संकुचित आत्मा और प्रशस्त लोक का समन्वय नहीं करती है, यह गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? विषाद मठ, अमृतलाल नागर, विश्वबाहु परशुराम, चतुर्सेन शास्त्री, अंतिम अरण्य, निर्मल वर्मा, मैयादास की माड़ी, मोहन राकेश। यहां पर मैयादास की माड़ी जो रचना है यह मोहन राकेश की नहीं है। मैयादास की माड़ी यह राजा जो है इनकी रचना नहीं है, बाकी सारी रचनाएं सही हैं। अब यह किसकी रचना है? मैयादास की माड़ी। आप सब बताइए। जी हां, एकदम राइट आंसर होगा, भीष्म साहनी की रचना है ये, 1988 की। निम्नलिखित में से कौन सा युग असंगत है? तिरस्कृत मोहनदास नैमिषराय, अन्य से अनन्या प्रभा खेतान, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हादसे रमणिका गुप्ता। तिरस्कृत जो है वो मोहनदास नैमिषराय की नहीं है, बाकी अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, हादसे रमणिका गुप्ता की है। तिरस्कृत जो रचना है यह आत्मकथा है दलित जीवन की, सूरजपाल चौहान। कैसे याद रहेगा? देखिए, गर्मियों के समय में हम तिरस्कृत कर देते हैं सूरज को, ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है? आह वेदना मिली विदाई, सखियों मुझसे कहकर जाते, एक बार बस और नाच तू श्याम, सुमित्रानंदन, दुख सबको मांझता है निराला। तो इसमें बताना है आपको कौन सा संगत है। आह वेदना मिली विदाई जयशंकर प्रसाद के नाटक से है। सखी वो मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त का है, यशोधरा से। दुख सबको मांझता है, ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसकी पंक्ति है। दुख सबको मांझता है अज्ञे की है। इंद्रधनुष रौदे हुए 1954 से रचना ली गई है। दुख सबको मांझता है, चाहे स्वयं मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है सबको मुक्त रखें। ठीक है, अगला, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है चित्रलेखा, सन्यासी, निर्मला, ना आने वाला कल। देखिए, मैं पर डे एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, इसलिए छोड़ता हूं कि आप इन रचनाओं की डेट खोजेंगे, लिखेंगे, तो आपको इन रचनाओं की डेट याद हो जाएगी। और मैं अगर यहां पर केवल इनकी डेट लिख दूं तो आप क्या करेंगे? तुरंत भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि एक प्रश्न पर डे डेट वाला जो महत्वपूर्ण डेट है उसको छोड़ता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप इनका उत्तर लिखेंगे। चलिए एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं। 1934 की एक रचना है इसमें,
निर्मला, ना आने वाला कल, चित्रलेखा, सन्यासी, इन सब की डेट आपको याद रखनी है और इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, छोड़ता हूं ये प्रश्न। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? बताइए। देखिए, ये सारी पत्रिकाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुधा, रूपाभ और हिंदी प्रदीप। चलिए बताइए। देखिए, यहां पर जो भी पत्रिकाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अब इन पत्रिकाओं की डेट तो आपको मालूम होनी चाहिए। कई बार हमको इन पत्रिकाओं की डेट नहीं मालूम होती है। सुधा 1929, दुलारे लाल भार्गव, मासिक, लखनऊ। ठीक है, इसी तरीके से एक पत्रिका है हिंदी प्रदीप, रूपाप पत्रिका 1983 की है। सॉरी, रूपाप जो है 1938 की है, पंत की। और यहां पर एक पत्रिका आई है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट की है, 1884 की है, 87 की है या 88 की है? बताइए। काफी महत्वपूर्ण पत्रिका है और यह भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण पत्रिका है। कृति 1958 नरेश मेहता की पत्रिका है। कृति 1958 नरेश मेहता की है। 1877 में हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है। तो सब हो गया। सुधा, दुलारे लाल भार्गव 1929, रूपा भट्टा 1938 पंत, कृति नरेश मेहता और हिंदी प्रदीप 1877 बालकृष्ण भट्ट। तो इस तरीके से आप इसको क्रम में लगा सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 29 के बाद 38, फिर 58, फिर 77, क्रम में ही है। कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? ठीक है, अब यहां क्या बताना है, जो इनके प्रमुख नाटक हैं उनका हमें क्रम निर्धारित करना है। बताइए। अब यहां पर लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो लाल के हिसाब से इनके नाटकों को हम याद रखेंगे कि लक्ष्मी नारायण लाल। तो लक्ष्मी नारायण लाल, इनका एक नाटक है कलंकी। 1969 में पौराणिक धारणाओं पर लिखा गया नाटक है, पौराणिक हिंदू मिथक पे लिया गया है। बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 का नाटक है। अंधा कुआं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट तो आपको याद रखना है। इनका पहला नाटक है ये 1955 में। और फिर एक नाटक इनका आता है मादा कैक्टस, ये उसके बाद आता है। 1959 में लिखा गया नाटक है और यह नाटक एक प्रकार से प्रतीकात्मक नाटक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कलंकी 1969, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983, अंधा कुआं 1955 और मादा कैक्टस 1959। निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम बताइए। देखिए, इसका एक ट्रिक है, क्योंकि हर बार यह पूछा ही जाता है। कैसे याद रखा है, बाण चार पुन पोथा, यानी किसी को आपने 4 बाण मारा, 4 डंडा मारा और फिर कहा बेटा चलो अब पढ़ो, पोथा उठा लो। तो बाण चार पुन पोथा,
ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनका क्रम तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो बाण चार पुन पोथा, ये इनका क्रम हो गया। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम किसका समकालीन मानेंगे, किसके समकालीन वो उपन्यास लिख रहे थे? प्रेमचंद के समकालीन मानेंगे या प्रेमचंद के बाद के नाटककारों में उनको रखेंगे? उनका स्थान कहां पर आएगा? तो बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में लिखा गया। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में ये आते हैं। चार चंद्रलेखा 1963 में लिखा गया उपन्यास है। पुनर्नवा 1973 में लिखा गया है और अनाम दास का पोथा ये सबसे अंत में 1976 में लिखा गया है। इससे संबंधित पिछली बार प्रश्न पूछा गया था। तो छंदोग्य उपनिषद पर आधारित यह रचना है। छंदोग्य उपनिषद पर आधारित है। औपनिवेशिक कृति है। इसमें उस जीवन का वर्णन किया गया है। पुनर्नवा लोरिकायन एवं मृतकटिकम पर आधारित है। चारु चंद्रलेख राजा सातवाहन और चंद्रलेखा पर आधारित है। बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा इसके पात्र कौन कौन से हैं। बाणभट्ट, निपुणिका और न्यूनिया, इसके 3 पात्र जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? हिंदी साहित्य सम्मेलन काशी, नागरिक प्रचारणी सभा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। चलिए देखिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, कौन किस क्रम में किस संस्था का जन्म हुआ है। तो हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली ये प्रमुख महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। बताइए, तो किस संस्था का जन्म किस तरीके से होता है? हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910। फिर आता है काशी नागरिक प्रचारणी सभा, बताइए। नागरिक प्रचारणी सभा ये थोड़ा सा पहले उसके आ जाता है, यानी 1893 में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1915 में इसका समय आता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहां पर है ये? तो यह आपके लिए छोड़ रहा हूं, बताइए आगरा में है या और कहीं है? अब यहां पर 1910, 1893, 1915, अब इसका क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले 1893 वाला जाएगा, यानी काशी नागरिक प्रचारणी सभा इसमें आ रहा है। क्षमा करिएगा साथियों। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? अरे कुछ नहीं भाई, कॉफी बनाने के लिए दूध रखा था और जब धुआं कमरे तक आने लगा
तो मालूम चला कि अब सब धुआं धुआं हो गया है। चलिए, रोज कॉफी पीते थे, आज की कॉफी जल गई। अक्सर ये हो जाता है, तो कोई नई बात नहीं है। चलिए, बात कर रहे थे इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है। साकेत, लोकायतन, प्रियप्रवास, कामायनी, इन सब की डेट जो है, साकेत 1931 की रचना है। कामायनी बहुत महत्वपूर्ण है, 1935 की है। प्रियप्रवास 1914 का है। और लोकायतन बहुत महत्वपूर्ण है, यह 1964 की रचना है, पंत की। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अरे भाई, मच्छर कहां से घुसेगा। चलिए, तो 1931, 1964, 1914 और 1935 ये हो जाएगा। विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह के प्रकाशकीय में लिखा है, मैं रेती में अपनी डोंगी नहीं चलाना चाहता, ना ही जमीन के ऊपर बने रूंधे तालाब में छपकोरी खेलना चाहता हूं। बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा चितवन की छाह। क्या हो जाएगा? चितवन की छाह, विद्यानिवास मिश्र। अब देखिए, यहां पर जो निबंध हैं विद्यानिवास मिश्र के, बहुत महत्वपूर्ण हैं। हरिशंकर परसाई के निबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चितवन की छाह जो निबंध है, यह काफी महत्वपूर्ण है। तो चितवन की छाह, हल्दी धूप, कदम की फूली डार, तुम चंदन हम पानी, आंगन पंछी और बाजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह जरूर याद रखिएगा, 1974। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ये याद रखिएगा, चितवन की छाह में इन्होंने यह बात लिखी है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी कृति है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी कृति है? तो यह है नामवर सिंह की। भारतेंदु का निबंध नहीं है, भारत और सोन्नत कैसे हो सकती है, बंग भाषा की कविता, अद्भुत अपूर्व स्वप्न, कलिराज की सभा। तो ये जो इनका है कलिराज की सभा, यह इनका निबंध नहीं है। किसका निबंध है? महावीर का है। बताएं। कलिराज की सभा ठीक है, बालकृष्ण भट्ट राइट आंसर। यानी कि इसके रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। और भारतेंदु का निबंध कौन सा नहीं है? कलिराज की सभा। कामायनी का प्रकाशन वर्ष है, लेखन वर्ष और प्रकाशन वर्ष में काफी कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रकाशन वर्ष 1935। वह एक और मन रहा राम का, जो न थका जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो यहां पर राम की कर्मशीलता, यानी वो अपने कर्म से डिगे नहीं। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है, प्रशमित है वातावरण निमित्त मुखासंघ कमल। बहुत बढ़िया, यह भी रचना है, राम की शक्ति पूजा। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का पराजय समर,
आज का तीक्ष्ण षड विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतसेल संवरणशील नील नभ गर्ज अर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हूह बिच्छुरित वहिन राजीव नयन हत लक्ष्य बाण लोहित लोचन रावण मद मोचन महीयान राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर उद्धत लंकापति मर्दित कपि दल दल विस्तार अनिमेष राम विजय दृष्टि सर भंग भाव विदंग बंद कोदंड मुस्ति खर रुधिर श्राव रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल मूर्छित सुग्रीव अंगद भीषण गवाक्ष गय नल वारित सौमित्र बल्लभपति अगणित मल्ल रोध गर्जित प्रलयंधि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध उद्गीरत वहति भीम पर्वत कपि चतुः प्रहार जानकी भीर उर आशा भर रावण संवर। इस तरह की जो पंक्ति है आप उसको पढ़िए तो ऐसा लगता है जैसे वास्तव में युद्ध की कोई बात चल रही है। तो यहां पर रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। यह इसकी पंक्ति है और यहां से इसकी शुरुआत होती है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, राम का यह कथन किसके जीवन की त्रासदी है? धिक जीवन जो पाता ही आया ही विरोध, धिक जीवन जो सदा। अब देखिए यहां पर धिक्कार रहे स्वयं को, यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, इसमें स्वयं निराला का जीवन आता है। तो ये पंक्तियां भी वहीं से ली गई हैं और दरअसल कृतिवास रामायण, क्योंकि निराला जी का जन्म भी बंगाल में होता है, मेदिनीपुर में, तो पूरा जो परंपरा है, जो इनके दिमाग में सारी चीजें हैं, जो संस्कार है वो बंगाली है और वहां शक्ति की अधिक पूजा होती है। नवरात्रि बहुत अच्छे से मनाया जाता है, काली की पूजा बहुत अच्छे से होती है। तो यहां पर भी धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, इसमें निराला का भी जीवन देखिए बहुत कठिनाइयों से कष्टों से भरा पड़ा है, तो अपने को ही वो रख रहे हैं। गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी के विकास, किसान युवक का। अंधेर नगरी नाटक के किस अंग में बाजार का दृश्य चित्रित किया गया है? बताइए। अंधेर नगरी जो नाटक है इसमें कुल 6 अंक हैं। पहला अंक, दूसरा अंक, पहले अंक में बाहर का वर्णन है यानी बाह्य का वर्णन है, दूसरे में बाजार है, तीसरे में जंगल है, चौथे में राजसभा है, पांचवें में आरण्य है, छठवें में शमशान का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से कुल 6 इसमें दृश्य हैं। अब यहां सही उत्तर आपको देना है बी, दूसरा। अंधेरे में कविता में कवि बैंड की दबी हुई और धीमी ध्वनि सुनकर जब घर की गैलरी से बाहर देखता है तो उसे सड़क पर क्या दिखाई देता है? मरे हुए व्यक्ति का छत बिछत सॉरी, जब वो बाहर देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? मरी और खींची हुई काली जीभ। सी, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा ये क्या है? यह नाटिका नहीं है, कल ही मैंने बताया था, नाट्य रासक या लास्य रूपक है।
फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी लाल पान की बेगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जंगी की पतोहू गौना 3 माह पहले हुआ था। बिरजू के बप्पा का गांव का कोयरी टोला है। चंपिया बाजे न मुरलिया गीत गाती है। कहानी में चंपिया की उम्र 25 वर्ष है। कहानी में जो चंपिया की उम्र है वो 25 वर्ष नहीं है, वो छोटी सी बच्ची है वो। ठीक है। अंधा युग के नाटक के अंकों के नाम और उनके शीर्षकों के नाम के संबंध में और आपको बताना है कि अंधा युग नाटक जो है इसके शीर्षक क्या हैं। चलिए देखते हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का साप, विजय क्रमिक आत्महत्या और समापन। तो इसमें असुमेलित विकल्प का चयन करना है, किस अंक में कौन नहीं है। तो इस तरीके से तृतीय अंक जो है विजय का क्रमिक हत्या, अश्वत्थामा का अर्धसत्य होगा। यहां पे उपन्यासों को उनके रचनाकारों और उसके विषय वस्तु के साथ सही विकल्प का चयन करिए। 7 नदियां एक समुंदर, नासिरा शर्मा, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति का चित्रण, चक्रव्यूह, श्रवण कुमार गोस्वामी, विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन, धूप छाई रंग, गिरीश अस्थाना, द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का चित्रण, किस्सा लोकतंत्र, विभूत नारायण राय, पहाड़ी स्त्री, रामरती की भटकन एवं मनोदशा का वर्णन। देखिए यहां पर क्या करना है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। किस्सा लोकतंत्र, बाकी सारे जो सही हैं। किस्सा लोकतंत्र उपन्यास जो है यह विभूत नारायण राय का है और इसमें लोकतंत्र की विरूपीकरण का तथ्यात्मक बयान है। तो ध्यान रखिएगा यह आपका सही नहीं है। हिंदी साहित्य में पहली बार संयुक्त रूप से 3 लेखकों ने त्रिमूर्ति नाम से मीठी चुटकी नामक उपन्यास लिखा। त्रिमूर्ति में निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार सम्मिलित नहीं है? ऋषभ चरण जैन, भगवती प्रसाद वाजपेयी, बाबू जगदम्बा प्रसाद वर्मा और शंभु दयाल सक्सेना। चलिए अब यहां पर कितने प्रश्न होंगे, अब बस आप घबराइए नहीं, जल्दी खत्म कर रहे हैं। तो यहां पर ऋषभ चरण जैन नहीं है, भगवती बाबू और शंभू, भगवती बाबू शंभू हैं। अगला सवाल, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी कानों में कंगना के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो यह कुसुमांजलि में है। आह इन लहरों में मेरा विनाश हो जाए कथन है तो बुद्धगुप्त का है। प्रसाद जी की कहानियों का कालक्रमानुसार सही विकल्प क्या होगा? देखिए प्रसाद की कहानियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनकी डेट भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे इनके कुछ नाटक हैं तो नाटकों को आपने याद किया, कुछ उपन्यास हैं जो उसको भी याद रखना है, इसी तरह से इनके कहानियों को भी आपको याद रखना है। तो जयशंकर प्रसाद की जो कहानियां हैं प्रेमचंद के समकालीन है ये, और प्रतिध्वनि, आकाश, आंधी और इंद्रजाल। 1911 में इनका ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में पहली कहानी प्रकाशित होती है। छाया 1912 में आती है। प्रतिध्वनि 1926 की कहानी है, यानी इसके पहले छाया आई थी। फिर आकाशदीप आती 1928 में और आंधी आती 1931 में और इंद्रजाल 1936 में। ये एकदम क्रम में है, कैसे याद रखेंगे कि पहले छाया आई, उस छाया की प्रतिध्वनि से आकाश में दीप जलने लगे, फिर आंधी आ गई और इंद्रजाल छा गया। इस प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं। आकाशदीप कहानी संदेश देती है, आकाशदीप कहानी संदेश देती है प्रेम और घृणा के द्वंद्व का, नारी
अंतर्द्वंद एवं मनोदशा का, और कर्तव्य निष्ठा नारी का चित्रण, यानी 1, 2, 3 का। प्रेमचंद की वह कहानी जो इटली के महान देशभक्त मोजिन को केंद्रित करके लिखी गई है, मोजिन को केंद्रित करके लिखी गई है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, यह कहानी। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो यह गोपाल राय ने। इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? तो महाश्वेता देवी जानते हैं, उड़िया की हैं, उड़िया लेखिका हैं ये। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, एक और जिंदगी, कस्बे का आदमी। तो एक और जिंदगी मोहन राकेश की है। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? जैनेन्द्र, चतुरसेन शास्त्री, लचन जोशी और अज्ञेय। मनोविश्लेषणवादी तो चतुरसेन शास्त्री को हम ऐतिहासिक में रखते हैं, ये नहीं है। राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। निम्नलिखित में कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? मोहब्बत की राहें, बाकी सब प्रेम पच्चीसी, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज, अगला सवाल स्थापना और तर्क का है। काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र्य, वक्ता, अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। अलंकार उक्त वैचित्र का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि काव्य भाषा को सहज होना चाहिए, उसे वैचित्र, वक्रता और अलंकार आदि से आडंबर से मुक्त होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यह कवि के ऊपर निश्चित करता है कि वो किस तरह की रचना लिख रहा है। अलंकार उक्त वैचित्र का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं, यह ठीक है, यानी ए गलत है और आर सही है। मिथक जाति स्मृति पर आधारित होते हैं, इसलिए मिथक को विकासशील माना गया है। मिथक देखिए, मिथक जो है जातीय स्मृति पर आधारित तो ठीक है, लेकिन ये विकासशील नहीं होते हैं, ए सही है, आर गलत है। प्रेमचंद के वरदान नामक उपन्यास प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास पर आधारित है। तो इनके उपन्यासों को ट्रिक से मैं याद करवाता हूं। तो देखिए ध्यान रखिएगा, वरदान जब देते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि ईश्वर के हाथ से रोशनी निकल रही है, तो ईसार यहां लिखा हुआ है, जलता हुआ, ऐसे हाथ रहता है उसमें जलती हुई रोशनी बाहर आती है, तो जलवाए ईसार, ऐसे याद रखेंगे। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद का ही प्रतिरूप माना जाता है? कौन सा पात्र? तो ये प्रोफेसर मेहता। ताई नामक कहानी की गणना हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है, इस कहानी के लेखक हैं कौशिक। प्रबंध प्रतिमा किसका निबंध संग्रह है? प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, अलग अलग निबंध है, याद रखिएगा। प्रबंध प्रतिमा किसका निबंध संग्रह है? तो ये किसका है? इतना आसान सा सवाल है यार, आसान सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो, कैसे करोगे? एकदम राइट आंसर है, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक इत्यादि निराला का है। कौन सी कहानी गैगरिन शीर्षक से प्रकाशित हुई थी? रोज, अज्ञेय की कहानी इन्हीं की है। हास्य रस के कहानी लेखकों में कौन शामिल नहीं है? रजनी पनिकर, पारिकर है, बाकी सब लोग हास्य के अंतर्गत आते हैं। हिंदी की प्राणधारा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे मानी है? तो अपभ्रंश को, क्योंकि मानते हैं कि वहीं से हिंदी का विकास हुआ है। 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं? इनमें से कोई नहीं। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है?
बताइए। चौरासी वैष्णव की वार्ता। अरे एक आध तो उत्तरवा दे दीजिए भैया। गोकुलनाथ, ठीक है। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्म सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। कथन किस नाटक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित है। कृदंत निम्नलिखित शब्दों में कौन सा है? यानी क्रिया से बने हुए जो शब्द हैं, क्रिया और प्रत्यय के जुड़ने से वो कृदंत कहलाते हैं। यहां आपको यही बताना है। लड़ना क्रिया है, लड़ाई। गोरी स्तुतधाये तू गोरी अनुस्त पंक्ति में किस ग्रंथ से उद्धृत है? पृथ्वीराज रासो अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौर सैनी से। अब ये साथियों हिंदी के सारे कथन समाप्त हुए, हिंदी के सारे प्रश्न समाप्त हुए। ठीक है। हिंदी से संबंधित कोई भी बैच लेना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी प्रवक्ता, बीपीएससी या एमपी के लिए टीजीटी पीजीटी, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9628959237 पर। डीट प्लस बी जहां जीएस पूछा जाता है, एलटी ग्रेड जहां जीएस पूछा जाता है और असिस्टेंट प्रोफेसर जहां जीएस पूछा जाता है, वो लोग रुके रहेंगे, उनके लिए 30 प्रश्न और है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे सीवी रमन, आईसी चिप का। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? आप लोग के आईसी खराब हो जाते हैं, आईसी बिगड़ जाती है, जल जाती है, तो उस पर जो चिप पर किसकी परत होती है? तो निकिल की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? निकिल पर। निम्नलिखित में से दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? दूध से दही क्या बनाता है? तो पेप्सिन, रेजिन और सीट्रेट। तो रेनिन होता है। यह क्या करता है? दूध को दही में स्कंदित कर देता है, बदल देता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? यह काफी प्रश्न अच्छा है। आइसोप्रीन। अब यह क्या होता है? दरअसल आइसोप्रीन जो शब्द है यह केमिस्ट्री से जुड़ता है और यह सिंथेटिक रबर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। स्टाइरिन और आइसोप्रीन स्टाइरिन ब्लॉक सह पॉलीमर और ब्यूटाइल रबर के निर्माण में, हाइड्रोकार्बन रेजिन के उत्पादन में और टेप्रान के संश्लेषण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आइसोप्रीन क्या करता है? रबर जो हम बनाते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य को चिन्हित करिए। सानिध्य से बचना, वाक स्वराघात परिवर्तन, वाक मॉड्यूल, यह ध्यान रखना है कि इसमें चेंजेस आते रहे, परिवर्तन होता रहे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतरा विश्वविद्यालय विज्ञान केंद्र इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर यौगिक साइंसेस की स्थापना किस राज्य में की है? तो कर्नाटका में की है। ठीक है, यौगिक साइंसेस की।
अभी ये करंट का क्वेश्चन है। यूआरएल है, यूआरएल है, क्या है ये? यू फॉर यूनिफॉर्म, आर फॉर रिसोर्स और एल का मतलब क्या होता है? लोकेशन। आप देखते हैं कोई भी वेबसाइट को कॉपी करते हैं तो वहां यूआरएल लिखा होता है। यूट्यूब का लिंक भी आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं तो वो भी यूआरएल होता है। तो ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। सीपीयू के दो मुख्य अवयव हैं। क्या क्या अवयव हैं? एक कंट्रोल यूनिट है और एक उसका एएलयू है, जो उसके अंतर्गत अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है? बुध और शुक्र। देखिए इस पर कोई चंद्रमा भी नहीं है, इसका कोई चंद्रमा भी नहीं है। और इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए यहां पर हमारा सूर्य है, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, जिसको हटा दिया गया। सूर्य के नजदीक जितने भी ग्रह हैं उनमें सूर्य का प्रभाव रहेगा। तो यहां पर जो जवाब होगा बुध और शुक्र, ये एकदम नजदीक नजदीक है, तो ये बिना उपग्रह के हैं। झूमिंग कृषि किस जनजाति के लोग करते हैं? ठंडी के महीने में आप जानते हैं कि ये जो जंगल है उनको साफ कर दिया जाता है और साफ करने के बाद आग जला के उसमें खेती की जाती है। बहुत जगह हॉर्नबिल एक फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है। तो हॉर्नबिल पक्षी के पंखों को लोग लगा के इस तरह से करते हैं, अपना नाच गाना करते हैं। तो यहां पर क्या है कि झूमिंग कृषि किस जनजाति के लोग करते हैं, यह प्रश्न है। तो झूमिंग कृषि जो करते हैं वो खासी जनजाति के लोग करते हैं। कौन से जनजाति के लोग करते हैं? खासी जनजाति के लोग करते हैं। वैसे और भी जनजातियां करती हैं, लेकिन यहां पर जो उत्तर है वो है खासी जनजाति। खासी जनजाति जो होती है, मेघालय की खासी और जंतिया पहाड़ियों में रहते हैं। ये पुराने जातीय समूह में एक हैं। जनसंख्या इनकी लगभग 15 लाख है और ये मोन खमेर भाषा बोलते हैं। जीवित जड़ पुलों के लिए जाने जाते हैं और इसमें महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। संगीत नृत्य का इनके यहां बहुत महत्व होता है और इनका जो मुख्य भोजन होता है, मेघालय के अनुसार आप जानते हैं वर्षा अधिक होती है तो चावल इनका मुख्य भोजन होता है। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? जैविक और अजैविक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? उत्पादक। उत्पादक जो होता है जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना एनईएटी नीट निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? आप सब जानते हैं, लगातार ये चर्चा में भी रहता है। तो ये क्या है? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेस्टिंग, एक एजेंसी है जो टेस्ट कंडक्ट कराती है, यानी नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेस्टिंग, ऑप्शन बी। जॉयस्टिक किस प्रकार की युक्ति है? जॉयस्टिक इनपुट है या आउटपुट है? दरअसल जॉयस्टिक क्या होता है? एक इस प्रकार की आकृति होती है, एक ऐसा, ये तो कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी धुरी पर घूमने वाली एक छड़ी से बना होता है जो अपने कोण या दिशा की सूचना उस उपकरण को देती है जो उसके नियंत्रण में होता है। कुल मिलाकर लोग गेम खेलने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो यह क्या है? अंदर की ओर सूचनाओं को देने के लिए काम में आता है, इसलिए इनपुट है। ऐसा वायरस जिससे यूजर इंटरेक्शन के बिना ही एक कंप्यूटर से दूसरे में अंतरित किया जा सकता है, इसको क्या कहा जा सकता है? वर्म। तो वर्म क्या है? एक प्रकार का वायरस है, ठीक है। देखिए वर्म वायरस क्या होता है? यह कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए खुद को दोहराता है। यह अक्सर अपने आप को फैलाने के लिए कंप्यूटर से
दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाता है। तो वर्म क्या है, इसको आप यह भी कह सकते हैं कि प्रोग्राम है। दशमलव संख्या 75 का द्विधारी समतुल्यांक क्या है? ठीक है, तो अगर इसको हम निकालेंगे 75 को, तो अंत में हमको बचेगा क्या, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है इसी बाइनरी नंबर में ही सारी चीजों को करता है, तो 1001011 ये बचेगा। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो सूर्य को 23 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं? 23 करोड़ वर्ष। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23 डिग्री 30 उत्तर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोन नर्मदा नदियां निकलती हैं। सोन नर्मदा नदियां निकलती हैं मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से। पर्यावरण किससे बनता है? तो ये जीवी घटक, भूआकृतियों और अजैविक घटक सबको मिलाकर ही पर्यावरण चारों तरफ का जो आवरण है वो मिलाकर ही बनता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? तो ये एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम में। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है? देखिए, यहां जीवी संगठक कहा गया है, वनस्पति होगा, जीवाणु होगा, जानवर होगा, लेकिन वायु क्या है? वो जीवी संगठक नहीं है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। सबसे ज्यादा टाइगर भारत में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कथन: भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण: मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल के रूप में लिया गया। अब यहां आपको बताना है क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, ए तो सही है, ठीक है, आर भी सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं है। ए आर की व्याख्या नहीं है, तो यहां ध्यान रखना है कि ए आर की व्याख्या नहीं है। ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? सीधे भी कर सकते हो और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भी, यानी राज्यपाल या और जो उनसे संबंधित अधिकारी उनसे भी। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 171। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वेद काल में बलि और कर्मकांड पर बहुत ज्यादा फोकस था। मूर्ति पूजा, एकेश्वर और देवी पूजा का उतना चलन नहीं था, बल्कि मूर्ति पूजा थी ही नहीं। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाया जाए तो सत्य शोधक समाज किसका था? सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र पुणे में की गई थी। ठीक है, सूची का यहां पर सुमेलन करना है, यानी कौन से खिलाड़ी किससे संबंधित है, कौन सा खेल वो खेलते हैं। खिलाड़ियों को उनके खेल से सुमेलित करना है। चलिए करते हैं। 2 4 1 3। केनेरो हेम्पी शतरंज, पीवी सिंधु बैडमिंटन, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, मैरी कॉम मुक्केबाजी संबंधित है। सी। सूची को सम्मिलित करिए। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहां पर, कौन से राज्य में है?
जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हैं वो कौन से किस राज्य में हैं? तो 4, 3, 5, 1। सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश, नेकरेक मेघालय, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी। यहां क्या करना है, कौन सी झील कहां पर है यह बताना है। साला झील, बड़खड़ झील, लोकटक झील और कालीवेली झील। साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खड़ झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर और कालीवेली झील तमिलनाडु में उपस्थित है। ठीक है, अब यहां पर आज हम लोगों ने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व किए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप सब हमारे नए बैच से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। DSSB LT ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के बैचेस शुरू हैं। आप चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज की कक्षा यहीं तक, फिर आपसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।